बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके साथ एक बार फिर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर अपने एक और लाइव सेशन के साथ। और आज जैसा कि मैंने कुछ देर कबल आपको बताया था, थोड़ा सा हम लेट हो गए, लेकिन मेरे साथ इस वक्त राउफ क्लास्टर साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। और ख़ास तौर पे जो उनकी एक मैं कहूँगी कि वजह शोहरत है, वो पॉलिटिकल स्कैम्स, वो पॉलिटिकल स्कैंडल्स, वो चीज़ें जो वो सामने लेकर आते हैं। और बहुत लोग ट्रस्ट करते हैं क्लास्टर साहब पर, उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है, जिसकी बेसिस पे फिर लोग बैठ के पूरे पूरे प्रोग्राम्स करते हैं। राउफ क्लास्टर साहब, अंदर की कहानियां सियासत जानने से पहले सिर्फ एक बात का जवाब दे दें, क्योंकि मेरे जहन में ये बड़ा सवाल खटकता है कि आप जैसे सहाफी जो होते हैं, मुश्किलात होती हैं, जाहिर सी बात है, इतने बड़े बड़े स्कैम्स जब आप लोग सामने लेकर आते हैं तो डिफिकल्टीज तो डेफिनेटली होती है। किस किस तरह की डिफिकल्टीज होती आपने अब मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिए आपने इस पे। है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इशू। मतलब बड़ी बात क्या कहें, वो तो आती रहती हैं। मैं कोई, आपको पता, मैं कभी हीरो बनने की हम कोशिश भी नहीं करते, नहीं जी हमने यूं किया वो किया। ये हर प्रोफेशन के हैजर्ड्स होते हैं, कोई भी प्रोफेशन हो, कोई छोटा बड़ा कोई प्रोफेशन नहीं होता। हर प्रोफेशन की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, उसके फायदे होते हैं, प्रिविलेजेस होते हैं, और उसके साथ मुश्किलात भी होती है, कोई भी हो, मैं ये छोटा बड़ा या एनीथिंग। अच्छा, जर्नलिज्म में इसलिए थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं कि इसमें आप पावरफुल लोगों को आप कन्फ्रंट कर रहे होते हैं। पावरफुल जो इलीट है, जो इक़्तिदार है, जिनके पास पावर्स हैं, जो आपको हर्ट कर सकते हैं, जो आपको नुकसान दे सकते हैं, जिनके पास स्टेट के पूरे उन टूल्स हैं, स्टेट की पावर है, आप उन लोगों को चेक करते हैं, आप उन लोगों पे स्टोरीज करते हैं, उनके स्कैंडल सामने लाते हैं, उनको थोड़ा सा एक्सपोज करते हैं। और फिर उसके बाद एक डेफिनेटली एक बैकलैश तो आना होता है, तो मुझे भी बुरा कहेगा, टू बी फेयर, मैं तो उस पर मुझे भी गुस्सा आएगा, आपको भी आएगा, किसी को भी आएगा। और अगर मेरे पास पावर्स हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस बंदे का कोई थोड़ा बोरा उसको हर्ट कर सकता हूँ तो मैं करूँ। ये इंसानी मिजाज है, मैं ब्लेम नहीं करता। लिहाजा जब आप पावरफुल लोगों के आप उन पे स्टोरी करते हैं, अच्छा उनको ना मेरी ओपिनियन से कोई मसला नहीं है, ये बड़ी मजे की बात है। आप राय दे दें, मैं दे दूं, मैं कह दूं किसी के कपड़े अच्छे नहीं है, किसी की जूती अच्छी नहीं है, किसी का फेस मुझे अच्छा नहीं लगता, लाइफ नहीं अच्छी लगती, या फलां से गलत किया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आके फर्क कहाँ पड़ता है जब मैं ये बताऊं या आप आके मुझे बता दें रऊफ ने जो आके शर्ट पहनी हुई है तो फलां साहब ने इनको लेके दिए और इसके बदले में इन्होंने उनको फलां फलां फेवर्स किए, ये हालत होते हैं। इसका मतलब करप्शन का एलिमेंट आ रहा है। अब मेरे जैसे रिपोर्टर जो और भी शहर में बड़े हैं, जब वो ये स्टोरीज बताते हैं कि फलां फलां चीजें गलत हो रही हैं सबूतों के साथ, अच्छा बाज लोगों में कहते हैं आप बैठे बात कर लेते हैं, लेकिन बाज लोगों के लिए इतला अर्ज है कि मेरे और आमिर मतीन साहब पे जब हम ये 92 में प्रोग्राम करते थे अपना मुकाबल, हमारे ऊपर 13 के करीब पेमरा में केसेस हुए। 13, ये कहना आसान है लोगों को कि हमारे पे 13 मुकदमे हुए, उनकी 50 मुझे पेशियां याद है, हमने बुक मैं भी की। उस वक्त 92 में थी क्लासेस साहब, और हम लोग हर वक्त जी, सुन रहे होते थे कि आज आप अदालत इस्लामाबाद गए हुए हैं, आज आप उधर हाँ गए हुए डेली। हैं। हाँ, अच्छा, आम बिल्कुल। आदमी को लगता होगा कि ये मजाक हो रहा है उन्हें, कि ये मजाक नहीं होता, प्रॉपर हमारी हियरिंग होती थी। और 50 के करीब मैंने और आमिर मतीन साहब ने केसेस भुगते और अल्लाह के फजल से जीते। और फिर करते क्या थे, तंग करने की आपने बात की, मतलब अगेन कि सुबह उन्होंने बुला लेना हमें, वहां पे कहना कि दोपहर को आ जाए, कोई हम्म। 12-1 बजे के करीब बुला लेना। और शाम को सबसे आखिरी केस हमारा रखना होता था। नवाज शरीफ साहब का दौर था, हम स्टोरीज कर रहे थे, हमें 6-7 बजे बुलाते थे, हम 6 घंटे आप बाहर बैठे हुए हैं, बैठे रहेंगे। अब ये भी सजा का आपको एक एक हिस्सा था इसका। ये छोटी मोटी बता रहा हूँ, हमने वो केस जीते, उस पर अदालतों में हमने देखा, अदालतों में हमारे पे केसेस हमने वो जीते। खैर ये मुश्किलात आती हैं, हमने प्रेफर किया, आप किया इस प्रोफेशन को, किसी से कोई शिकायत नहीं है, हुकूमतें करती हैं। अभी ये देख लें, अब बुरा लगता है ये कहते, लेकिन हमने कभी कोई इस बात को नहीं किया। हमारा शो जो है मेरा और आमिर मतीन का, वो पिछले 1 साल से बंद है, और पूरे उसको चैनल्स को कहा गया है कि आप इनको ना रिक्रूट करें ना इनको प्रोग्राम दें। रीजन क्या है कि हम वही स्टोरीज ला रहे थे, स्कैंडल ला रहे थे, लोगों को बता रहे थे, एजुकेट कर रहे थे कि जनाब ये जो नए नए वजीर हैं, नए नए लोग हैं, पार्टी जो है, तो ये क्या कर रहे हैं। उसका नतीजा ये भुगते हैं मैं और आमिर मतीन इस मुल्क की मोहब्बत में। स्टोरी कौन सी थी जिसमें हमारा शो बंद हुआ? जब हमने 300 बिलियन रुपीज का हमने स्कैंडल, या इसका जीएडीसी का लोगों को याद होगा, ये पिछले साल ये 300 बिलियन रुपीज बिजनेसमैनों को माफ कर रहे थे जो पाकिस्तान के अवाम से इकट्ठा कर चुके थे पैसे। अब मेरा और आमिर का ये था कि हम पाकिस्तानी पैसा बचा रहे हैं। उसमें अरशद शरीफ ने भी बड़ी अच्छी स्टोरीज की, मालिक ने की, काशिफ बासी साहब ने की, और बड़े साफियों ने की। लेकिन क्योंकि स्टोरी वो मैंने ब्रेक की थी और हमने ज्यादा फॉलो किया था, अब अपने थे हम इस मुल्क और कौम का 300 बिलियन रुपीज बचा रहे हैं, और बाद में वो उन्होंने वापस भी ले लिया, आपको पता है। उसका नतीजा हमें क्या भुगतना पड़ा? उन्होंने कहा अच्छा जी आप हैं, हमारा उन्होंने शो बंद करवा दिया। हमने मुल्क की मोहब्बत में 300 बिलियन रुपीज बचवाया। पता ये चला है कि खुद पिछले 1 साल से घर बैठे हुए हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं।
अगेन नो रिग्रेट्स, क्या ऑप्शन है आपके, हम ना करें, हम उन्हीं के मुताबिक जैसे वो चाहते हैं इस तरीके का जर्नलिज्म की जाए और सबको खुश रखा जाए, तो ठीक है जी, सबको खुश रखें सबको, तो फिर वो कहते हैं मुनाफिक लोग खुश रख सकते हैं कि ये भी ठीक है, तुम भी गलत नहीं हो, ये भी ठीक है, मुनाफिकत फिर करें, जर्नलिज्म नहीं होती, जर्नलिज्म करें तो फिर नौकरी नहीं मिलती, फिर आप घर बैठते हैं, तो मुश्किलात हैं, इससे पहले भी रहती थी लंबी कहानी, अब क्या उसमें बताएं आपको क्या क्या मुश्किलात आती हैं, यस अभी भी आती हैं, कठिन है राहें, कठिन है राहें, जाहिर सी बात है, हक सच जो है ये बयान करना आसान नहीं होता, सही कहा आपने, लेकिन क्लास्टर साहब आपकी मेहनत नजर आती है। अच्छा चले, अब जरा हम सियासत पे आ जाते हैं, क्योंकि इतना कुछ सियासत में हो रहा है और माशाल्लाह पाकिस्तान में सियासत में हमें स्टोरीज ढूंढनी नहीं पड़ती, हर वक्त कुछ ना कुछ हमें मिल रहा होता है। तो अभी जरा हम लेटेस्ट से शुरू करते हैं, क्योंकि जो इस वक्त की सिचुएशन है, आप बहुत अंदर की बातें जानते हैं। अभी मैं आपका पीछे व्लॉग देख रही थी जिसमें आपने कैबिनेट के अंदर जो जो कुछ हुआ और जो उनके दरमियान तलखियां हुई तो आपने बयान की। ये इस वक्त जो बिलावल साहब आए और मुलाकात नहीं हो पाई, जो मेरी मालूमात है उनके मुताबिक नवाज शरीफ साहब जो वो इस वक्त किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा है क्या? और इसी वजह से वो किसी को रो चुके नहीं दे पा रहे और वो नहीं डिसाइड कर पा रहे, या वो नहीं डिसाइड कर रहे किसी खास वजह से, ऐसा है या क्या है? ये बड़ा अच्छा आपका ये क्वेश्चन है और वेरी कम्प्रीहेंसिव। जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी ना आपके सवाल में, जब आपने ये कहा है ना कि नवाज शरीफ साहब किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, इस सियासत में सबसे पहले आपको बात ये भी आपको सिखाई जाती है, जो ये बात नहीं सीख सकता वो सियासत नहीं कर सकता, क्या आपने किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, भरोसा नहीं करना। तो ये सिर्फ इनकी बात हम नहीं कर रहे कि नवाज शरीफ साहब ट्रस्ट नहीं करते, इमरान खान साहब बहुत सारी बातों पे ट्रस्ट नहीं करते, इवन जरदारी साहब नहीं करते होंगे, पीपल्स पार्टी, बल्कि उसमें पॉलिटिक्स में जो चीज एक अच्छे सियासतदान के लिए आपके मेरे लिए मॉरली तौर पर वो कितनी बुरी बात होती होगी, लेकिन पॉलिटिक्स के बारे में हमने बना लिया कि कोई मोरालिटी की जरूरत नहीं है, कोई कोड ऑफ ऑनर नहीं चाहिए, कोई डिग्निटी नहीं चाहिए आप लोगों को, बस आपका मकसद होना चाहिए और उस मकसद के लिए लाशें गिरानी पड़े, आप उस मकसद के लिए कुरान पाक उठाने पड़े, आपको झूठी कस्में उठानी पड़े, आपको मुकरना पड़े, आपको लोगों को यूज करना पड़े, कर लें, आपका मकसद एक ही होता है लाइफ में, इक्तदार में जाना, इक्तदार तक जाने के लिए जितनी लाशें आप गिरा सकते हैं ना आप गिराएं। मसलन आपको दो चार बातें बताऊं मैं इसकी आपको, कि यहाँ पे जब बेनजीर भुट्टो साहबा थी, जब ये आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब जेल में थे, 1999 का मार्शल लगा 12 अक्टूबर वाला, तो बेनजीर भुट्टो साहब और नवाज शरीफ साहब में बैक ब्लड था, नवाज शरीफ साहब ने बड़े केसेस बनाए हुए थे, मुशर्रफ साहब आए उन पे, वो जेल में चले गए। अब बेनजीर भुट्टो साहब दुबई में थे, अब दरमियान में कुछ लोग पड़े, उन्होंने कहा जनाब इस वक्त को जनाब मुशर्रफ साहब मुल्क पे रूल कर रहे हैं, लिहाजा आप अपनी दुश्मनी भूल जाए। बेनजीर भुट्टो साहब को भी कहा गया और उनको नवाज शरीफ साहब को, नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब दरमियान में पड़ गए कि आप इधर मुश्तरका जदोजहद करें, उन्होंने कहा चलें ठीक है। अब बेनजीर भुट्टो साहबा और नवाज शरीफ साहब के दरमियानी राब्ते जो थे उन्होंने इनकी सुलह करवा दी, और आपको याद होगा लाहौर में, या 2000 की बात करूं आज से 20 साल पहले, एक बकायदा वो बन गया था, अलायंस बन गया था, नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब ने बनवा दिया कि नवाज शरीफ साहब और बीबी अलायंस, उससे पूरी हुकूमत हिल के रह गई थी कि जनाब ये माजी के दुश्मन इकट्ठे हो गए। मैं आपको बता रहा हूँ ये ट्रस्ट क्यों नहीं करते एक दूसरे पे और कैसे सियासत में यूज करते हैं एक दूसरे को। उसी वक्त जो ही एक इनका इनका बना यहाँ पे ARD, आपको याद आ जाएगा, इनका अलायंस फॉर डेमोक्रेटिक अलायंस था, उसका रेस्टोरेशन फॉर कोई इस तरह का अलायंस था। एक तरफ वो बेनजीर भुट्टो से खुफिया राब्ते करके अलायंस बना रहे थे, दूसरी तरफ जनरल मुशर्रफ के जरिए वो वहां पे उस अटक किला में डील भी कर रहे थे। जो ही इसकी खबर बह रही कि इन्होंने इन्होंने मुआहदा कर लिया और बीबी और इनका भी है इसका मुश्तरका जदोजहद करेंगे पीपल्स पार्टी, उसी वक्त नवाज शरीफ साहब ने उस दबाव को, बेनजीर भुट्टो वाले दबाव को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने डील करके वो जद्दा चले गए। नवाबजादा साहब को पता नहीं है, बीबी को पता नहीं है कि वो ट्रस्ट था ना कि बेनजीर भुट्टो ने या वट एवर फोर्सेज ने ट्रस्ट किया नवाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने वो पॉलिटिकल फोर्स जो थी वो इस्तेमाल की और डील करके चले गए, 10 साल वापस नहीं है। अब उस पर वो हर्ट फील किया उन्होंने, बेनजीर भुट्टो साहब ने कंपनी ने, कि देखो हमें इन्होंने हमारे कंधे इस्तेमाल कर लिए, जो आपने अभी बात की है कि इतबार नहीं करते। अच्छा ये नहीं है कि बेनजीर भुट्टो साहब नहीं करती थी, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने भी वही काम किया, उन्होंने 7 साल इंतजार किया जनरल मुशर्रफ के साथ, जब उन्होंने NRO की डील मारी, NRO की डील वो खुफिया मुलाकातें कर रही थी उनसे, उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया इन नवाज शरीफ साहब के साथ 2006 में लंदन में। उसको जो ही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, साथ इंटरनेशनल फोर्सेस भी और भी फैक्टर थे, तो बेनजीर भुट्टो साहब ने उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को, अलायंस को यूज किया जनरल मुशर्रफ के साथ NRO की डील देने के लिए, और खुफिया मुलाकातें की, जिसका नहीं पता था नवाज शरीफ साहब और दुबई में मुलाकातें और डील मार ली। सो एक डील नवाज शरीफ साहब ने मारी 2000 में जनरल मुशर्रफ के साथ बेनजीर भुट्टो के सारे, एक बेनजीर भुट्टो साहब ने मार ली ये नवाज शरीफ साहब की चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे। सो इट्स ऑल अबाउट यूजिंग द पीपल एंड द कॉन्फिडेंस। जो बड़ा खिलाड़ी है वो सबसे ज्यादा यूज करेगा, पावर ले जाएगा। दो पार्टी के माबेन एतमाद की बातें करें ना, ये वो आप माजी की बातें करें, लेकिन इस वक्त जो मैं एतमाद की बात करी वो तो अपने भाई पे ही नहीं एतमाद उनको।
नवाज शरीफ साहब अपने भाई पे नहीं एतमाद कर रहे, वो नहीं चाहते कि वो कोई इस तरह की भी मूवमेंट लीड करे जिसमें पार्टीज इकट्ठी हो, क्योंकि आई थिंक वो इस वक्त अफोर्ड ही नहीं कर सकते इलेक्शंस की तरफ जाना। एक वजह तो ये भी हो सकती है। सेकेंडली, एतबार, ट्रस्ट इस वक्त उनको नहीं है, क्योंकि मरियम साहबा का जो फ्यूचर है वो भी कोई क्लियर नहीं है। वैसे मरीन, मैं आपके मतलब क्वेश्चन तो ये है, ये बनता भी ये है, लोग भी यही बात करें, लेकिन मैं आपसे इससे डिसएग्री करता हूँ। ऐसे नहीं है, मैं ये बात अच्छा। मानता हूँ, बल्कि एक मेरी पोजीशन भी है इस पे, एंड अगेन पीपल हैव द राइट टू डिसएग्री विद मी, कि ये गुड काप बैड काप होता है, ये सारे खेल होते हैं। कि एक एक भाई अच्छा। अच्छा काप होता है, एक बुरा काप बन जाता है। मतलब नवाज शरीफ साहब जो है वो बैड काप का रोल अदा करते हैं हमेशा, और शहबाज शरीफ साहब गुड काप है। बैड काप क्या है? वो जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो डीलें होंगी, बैड काप है। नहीं जी मियाँ साहब, वो जी पाजी नहीं मानते जी, वो जी। अब शहबाज शरीफ साहब का, इनके बारे में नहीं जी, ये मियाँ साहब जो है ना, ये छोटे मियाँ साहब जो है ना, ये बड़े अच्छे हैं, ये बड़े समझदार हैं, ये बात को समझते हैं, और जो बड़ा भाई है ना वो नहीं समझते। ये सारी प्लानिंग होती है, ये अच्छा, हो ही नहीं फिर सकता। ये बताइए ना, कि ये बताइए कि अभी जो बिलावल आए हुए थे, बिलावल के साथ मुलाकात नहीं हुई, अब जब वो चले गए तो उसके बाद अब कुछ प्लानिंग हो रही है, तो ये सब क्या है? अब इसमें मसला ये है कि इनको रहता है डर एक दूसरे से, ये ट्रस्ट कहें। बाकी शहबाज शरीफ नवाज शरीफ वाला, वो बिल्कुल दोनों भाई समझदारी से बैठ के पूरे घर में नोट्स एक्सचेंज करके वो चलते हैं कि आज तुमने ये कहना है भाईजान, भाईजान मैंने ये कहना है। वो सारा कुछ वो उनका स्क्रिप्टेड होता है, वो तो छोड़ दें। अब आप इनकी मुलाकातों की बात कर रहे हैं, जरदारी साहब, आपको याद है जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था, नया सेनेट चेयरमैन लाना चाह रहे थे, अभी की बात है जब इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट की थी नवाज लीग ने, याद है आपको? एक का साल पहले, और जरदारी साहब ने, इन्होंने बंदे तोड़ लिए थे और नो कॉन्फिडेंस नहीं होने दी थी। अभी अच्छा, ये ठीक। अभी सही 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 लास्ट ईयर की सही। बात है। उस वक्त नवाज लीग कहती थी इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। मैं आपको हम्म। मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि इसके पीछे आपने कहा ना कि ट्रस्ट वाली बात, मैं आपका कोई हम्म। ट्रस्ट ब्रिज, मतलब आज आप मुझे इनवाइट किया प्रोग्राम में, मैंने आपसे वादा किया था मैं आऊंगा, मैं ना आता प्रोग्राम में, तो आपको कैसा फील होता? एक छोटी सी बात है, बहुत सपोज बुरा देखा लगता। दैट्स इट, एक मतलब छोटी सी बात है, चलो आप छोड़ दें कि नहीं हुआ प्रोग्राम, फिर कभी हो, लेकिन आप हर्ट फील करते हैं, बुरा समझते हैं, हमेशा के लिए मुझे बुरा समझते हैं। अगर वो सब नहीं आना था तो अब ना आते, आपने क्यों मुझे कहानी डाली रामलीला, नहीं मैं इस रहेंगी। आप इसको नेशनल लेवल पर देखेंगे कि मतलब अरबों खरबों की उनके उनके कारोबार हैं, जिनकी मौत के मसले हैं, उनकी प्रॉब्लम है। अच्छा, ये बताइए ना सर, चलो ये तो एक चीज हो जी गई। जी। अब नेक्स्ट क्या होगा? क्या ये लोग जो एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं या मिल के कुछ चलाना चाह रहे हैं, मुझे वो चीज बताइए कि ये लोग करेंगे क्या, मिल के ये कर क्या सकते हैं? फिर हम जरा इमरान खान की तरफ आएंगे। इस वक्त जो आपने बात की ना पहले, मैं तो वेरी इंपॉर्टेंट वो रह गई। आपने कहा कि इस वक्त वो मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दो चीजें हैं, हम्म। एक तो ये है कि इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब के वजीर आजम बनने की, इमीडिएट वजीर आजम बनने का फायदा नहीं, वो नहीं बन सकते। एक तो वो ताहयात, वो बहुत प्रॉब्लम है, डिस्कालीफाई हैं, अदालत में नंबर वन। मुकदमात हैं, बहुत सी चीजें हैं। उनको नहीं है, वो क्यों बनवाए जब तक उनके, अच्छा फिर मरियम नवाज साहबा है वो जमानत में है, वो केसेस अभी चल रहे हैं। या तो मरियम नवाज साहबा के वजीर अजम बनने की राह हमवार होती है, एस्टेब्लिशमेंट या जो भी फोर्सेज हैं वो अगर राजी हो जाते हैं, ठीक है जी ले आए जी बेटी को बनाते हैं, जैसे हम आगे दीगर को बनाते हैं, अगर वो राजी हो जाए फिर भी राजी हो जाएंगे। वो इस वक्त इलेक्शन करवा के वो किसी और के रास्ते की उसको हमवार क्यों करें? दूसरा, उन्हें ये फील होता है कि जनाब के आप ये नवाज, ये इमरान खान साहब जो हैं, वो 2 सालों में जितनी नाकामियां सामने आई, मजीद 6 महीने साल एड अप होने दें, ताकि लोग जो है वो मजीद इनसे तंग हो जाए। मतलब पंजाब में वो सबसे ज्यादा खुश हैं लेकिन कि वो ना हो पंजाब में ना उन्होंने ऐसी, शासक साहब, पहले हालांकि तो लोगों ने पंजाब जो ये है वो, वेट किया था केपीके के अंदर ये लोग खूब अपनी गलतियां कर ले और उसके बाद क्या क्लीन स्वीप हो गया इलेक्शन में। तो उल्टा ही ना हो जाए ना कि इन्हें टाइम देते जाएं और उसके बाद जब अगले इलेक्शन आए तो क्लीन स्वीप ही हो जाए। मेरा नहीं ख्याल है, मैं कोई, आपको पता है मैं कोई उसमें कोई शरीफ ये बिरादर हूँ, जरदारी साहब हूँ, मेरी इमरान साहब से इस तरह, लेकिन फिर भी मैं हूँ, इनके पास कैपेसिटी नहीं है। इंटेंशन हो भी सही, अगर हो भी सही, इनको, मुझे तो नहीं लगता कि अगले 6 महीनों में कोई बहुत बड़ा कोई करिश्मा कर लेंगे, चमत्कार हो जाएगा और पाकिस्तान को ओवरनाइट जो ठीक कर देंगे। अभी भी जो चीन कैबिनेट की स्टोरीज जो लाओ सामने लाता हूँ, बस मैं एक छोटी सी बताता हूँ, उससे अंदाजा कर कितनी सीरियस है और गवर्नेंस को ठीक कर लेंगे। कि अभी वहां पे इन्होंने कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक नई चेयरपर्सन अपॉइंट किया, जिसपे मैंने वो स्टोरी बताई कि हफीज शेख साहब हम्म। और जो इनके इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब के दरमियान झड़प हुई, तलखी। अब ये वही मसूफा है, मेरी कोई उनसे नहीं है, ये रिस्पेक्ट फॉर हर उनकी, मैं कोई वो नहीं कर रहा। ये वही है जो 2010 में जिनको गिलानी साहब ने कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का चेयरपर्सन लगाया, ऑलरेडी वो कई साल लगा के गई है, और जितना मेस क्रिएट हुआ 30 बिलियन रुपीज के जुर्माने हैं,
जो वहां पे स्टे लिए हुए हैं और उसे रिकवर नहीं हुए, ये शुगर क्राइसिस इन्हीं के होते हुए, मतलब कंपटीशन कमीशन शासन पाकिस्तान के होते हुए है। वजीर आजम साहब के तो साथ अभी बहुत से लोग ऐसे हैं, आप जिनका नाम लेना शुरू करें, सारे लोग वही हैं तकरीबन, वो जो पहले भी थे वो अब भी हैं, वही जो पहले मेस कर चुके हुए थे, आप उनको अभी भी साथ देख रहे हैं, तो वो कोई मेरे ख्याल से फर्क तो तो नहीं इसलिए पड़ता। इसलिए इसलिए कंपटीशन कमीशन ऑफ शालीन, पाकिस्तान में उसी बंदे को दोबारा लाया गया है, उसी बंदे को हम्म, जिसने पूरे पिछले 5-6 सालों में, जिनका आता है कि आपके दौर में क्या, उनके दौर में कार्टिलाइजेशन मजबूत हुई है। लोगों को समझने की जरूरत है कि ये कार्टिलाइजेशन क्या है। ये आपका हम्म, वीट वाले, आपके शुगर वाले, आपकी अद्वियात वाले, एयरलाइंस वाले, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, आपके बैंक्स हो गए, लोगों के साथ जो ज्यादती होती है, इसका काम होता है कि आपको चेक करना होता है, लोगों के साथ जुल्म ना होने दें। उस इदारे में वो लोगों को दोबारा आपने अपॉइंट कर दे जिनके दौर में सारी चीजें होती हैं, उससे आप उनके उस पर सीरियसनेस देगा। रीजन क्या है कि कुछ लोगों के फेवरेट हैं, मुझे कोई पसंद है, कोई आपको पसंद है, फलाने को पसंद है, मेरिट में यार। सो वो खान साहब की उनकी उनकी हुकूमत जो है, गवर्नेंस जो है, वो इतनी इतनी वो उसमें सीरियस भी नहीं है। बातों के हद तक वो यकीनन होंगे, ये उसमें होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगले 6 महीने में वो कोई ऐसी बात कर लेंगे जिससे उसमें। अच्छा, केपी को केपीके का जहन में रखें, 1.5 करोड़ की आबादी है केपीके। मैं समझता हूँ केपीके को आप पेरिस भी बना देना, इवन इवन देन पाकिस्तान नहीं बदलेगा, अनलेस आप पंजाब को ना चेंज करें, क्योंकि पंजाब की आबादी 12 करोड़ है।